गुड इवनिंग दोस्तों। अभी आप लोगों के बीच हॉट टॉपिक, वैसे दो टॉपिक हॉट हैं। एक अभी बन जाए, थोड़े दिन फिर बोलेंगे। लेकिन इस समय ओशो आश्रम जो कि बिक रहा है, बल्कि बिक गया है। मैंने सुना है 107 करोड़ उसकी बोली लगी है और 50 करोड़ रुपए ले भी लिए जा चुके हैं, एडवांस लिए जा चुके हैं। तो इसके ऊपर मेरी प्रतिक्रिया बहुत लोग मांग रहे थे कि स्वामी जी आपका क्या व्यू है। मैंने हमेशा से एक बात कही है, समस्या को होने से पहले देख लेना बुद्धिमानी है। जो चीज़ आज हो रही है, इसको मैंने बहुत साल पहले बोला था और 4 साल पहले तो विशेष रूप से मैंने इस पे काम भी शुरू किया था कि इसको होने से पहले ऐसा ना हो पाए, इसके लिए उपाय किए जाएं। कोई बात नहीं। तो पहले 3 बातें मूलभूत जान लेना ज़रूरी है। ये क्यों हो रहा है, इसके होने से लोगों को किस प्रकार की तकलीफ़ें हैं या खुशियां हैं या जो भी हैं, और तीसरा ये कि ये कैसे रोका जा सकता था। है कि बात भी है, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे रोका जा सकता है। लेकिन बस मैं तो बताऊंगा, करूंगा नहीं कुछ, बहुत कर चुका। 4 साल पहले मैंने ओशो कुंभ जब किया था, तो उससे पहले मैंने ये कई सालों से महसूस करना शुरू कर दिया था। ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ। सन 2001 में जब मैं पूना गया था, तो मैंने देखा था वहाँ पूना में ओशो की एक भी फ़ोटो नहीं थी। मैं आपको बताऊं कि ओशो का आश्रम आज नहीं बिका है। अभी तो ओशो का आश्रम के बिकने की जो चीज़ थी वो कंप्लीट हुई है, लेकिन ओशो का आश्रम बेचा जाएगा ये उस दिन तय हो गया था जिस दिन ओशो ने कहा था, एक हिम्मत से कहा था, डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस। जिस दिन ओशो ने कहा था कि डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस, उस दिन ओशो ने खुद ही इसके पैसे लगा दिए थे। वो पैसे लगा देना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक साहसी व्यक्ति ने सत्य बोला था और उसके कायर सन्यासी भविष्य में उसे नहीं बचा पाएंगे, ऐसा भी शायद उसे प्रतीत हो गया था। ओशो ने जब ये बोला था, उसके बाद ओरेगन सरकार ने जो कुछ उनके खिलाफ किया है, अमेरिका सरकार ने ओरेगन स्टेट में जो भी पूरी दुनिया में ओशो के खिलाफ हुआ है, आपको एक बात जान लेनी चाहिए। जब भी कोई व्यवस्था के, खास तौर अमेरिकी व्यवस्था के खिलाफ बोलता है इस तरीके का कोई व्यक्ति, कोई स्टेटमेंट, तो वहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया जाता है इस चीज़ के लिए कि इसको कैसे बर्बाद किया जाए। और वो बर्बाद ऐसे नहीं करते हैं। अभी तो तुम सोचते हो कि ओशो का आश्रम बिक गया, ये अंतिम मोहर लग गई। नहीं डियर, आने वाले दिनों में ओशो शब्द जो है ना, ओशो, इसको इतना बदनाम किया जाएगा कि तुम अपने नाम के आगे ओशो नहीं लगाओगे प्रोफाइल तक पे। खैर चलो वो छोड़ दो, बाद में बताएंगे उस पर एक अलग से लेक्चर। लेकिन अभी स्थिति ये है कि अमेरिका ने जब ये जान लिया था कि इन्हें बर्बाद करना है, तो किसी भी काम को बर्बाद करने के वही ढंग होते हैं रिवर्स में, जो कि उस काम को आबाद करने के होते हैं। आबाद काम ओशो का जो हुआ, वो एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से उनकी ध्यान विधियों के अलावा उनके रोब, उनके गाउन, उनकी समाधि, उनकी और विधियाँ, उनके शिविर, उनके सन्यासियों का संगठित होना, ये सारी चीज़ें उनकी काम को बढ़ा रही थीं। उसको बर्बाद करने का काम, जैसे एक किताब भी आती थी, तो बर्बाद करने का काम जो है बहुत सलीके से शुरू किया गया। मुझे याद है पहले जो किताब आती थी ओशो टाइम्स, उसमें बीच में एक ओशो का फ़ोटो होता था, तो सबसे पहले वो फ़ोटो हटाया गया।
मुझे वो फ़ोटो बड़ा पसंद होता था क्योंकि कहीं मिलते नहीं थे उस समय, वो फ़ोटो मिलता था 15 रुपए की किताब में, एक फ़ोटो भी संग में। पहले फ़ोटो हटाया गया, फिर ओशो के बीच बीच में कोटेशंस के बीच में जो फ़ोटो होते थे वो हटाए गए, फिर उसके बाद किताब पर से हटाया गया। और ये मैं 20 साल से कह रहा था कि ये चीज़ें हो रही हैं। फिर आश्रम से उनके फ़ोटो हटाए गए, फिर उनकी और जो ओशो वर्ड की किताबें थी उनमें से फ़ोटो हटाए गए। अब आप कहोगे हटा तो सन्यासी रहे थे। नहीं, आपको नहीं मालूम कि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी मरती नहीं। ट्रस्ट जो होती है रजिस्टर्ड, वो कभी मरती नहीं है। उसको मारने के ढंग के लिए उसके अंदर लोगों को बैठाना ज़रूरी होता है जो उसको भोजन देना बंद करें, धीरे धीरे गलाएं उसको। तो पहले किताब से काम शुरू हुआ, फिर ओशो आश्रम से काम शुरू हुआ, फिर उनकी किताबों से फ़ोटो गए, फिर ये कहा गया कि ये माला आला पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, बिना माला के भी आश्रम में आ सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप शिविरों से वस्त्र हटा लिए गए। और जब ये सब हो रहा था तो मैं कहता था कि ये थोड़ा सा गलत है, तो मुझे सन्यासी बहुत गालियां देते थे, क्योंकि सन्यासियों की भी कौमें हैं, वो भी अभी आगे बताऊंगा ना, सन्यासियों की बहुत कौमें हो गई हैं। तो कुल मिला के उस समय मुझे कोसा गया कि ये देखो गलत बातें कर रहा है। खैर मैंने फिर जहाँ तक रहा, छोड़ो यार, मत कहो, कहाँ कहना, तो काम करना अपना करो, जैसे कहना कहो। हमने तो हमेशा ओशो की बात पे यही कहा कि दिल में रहती है तस्वीरें, यार कम से कम गंदी तो नहीं होती, बाकी तो बकवास करने को कितनी भी कर लो। लेकिन फिलहाल इस समय बात चल रही है ओशो कम्यून की बिक्री होने की। तो कारण तो मैं बता चुका हूँ, अमेरिका है, उसने धीरे धीरे इनकी सभी चीज़ों को हिलाया, इनकी ही बातों को इनके खिलाफ काम करने के लिए ऐसे पीछे से बातें कहीं कि जो ट्रस्ट द्वारा कही जा रही थी। पहले इनके शिविर लेते थे लोग जाके, उनको भी ट्रेन किया गया कि अब शिविर इस ढंग से नहीं लोगे, अब ऐसे लोगे, अब माला आला पहनानी ज़रूरी नहीं है, अब संन्यास देना ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ें हटाओ, ये बकवास बातें हैं, गलत बातें हैं। और वो सब ये मानते रहे कि क्योंकि ऊपर से जो आ रहा है वो ठीक ही है। फिर कुछ लोगों ने इसको हट के कुछ साल पहले उसको धारा बनी और न जाने क्या क्या बना, कुछ वर्ड बना। कुछ लोग हटे, पुराने थे, उन्होंने कहा नहीं, ओशो की आत्मा को मारा जा रहा है। चैतन्य कीर्ति, नीलम, साधना, ये सब लोग, इनके बारे में एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। असल में ये आज बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं, या बहुत से सन्यासी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ओशो आश्रम बिक रहा है, नहीं बिकना चाहिए। मैं इन सारे सन्यासियों से पूछना चाहता हूँ, तुमने किया क्या? एक व्यवस्था जिसकी थी, जो चला रहा है, जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, वो बेचे या रखे, तुमसे लेना देना क्या? तुम एक टाकीज में एक मूवी देखने जाते हो, टिकट लेते हो, इससे तुम्हें ये अधिकार तो नहीं मिलता कि टाकीज बेचे या ना बेचे। तुमने एक टिकट ही तो लिया, ओशो कम्यून में प्रवेश का एक टिकट। बाकी तुमने क्या किया? बाकी तो कुछ नहीं किया। तो ओशो कम्यून तो बिकना तय था। मैंने कल, मुझे किसी ने भेजा कि चैतन्य कीर्ति ने मोदी जी को चिट्ठी भेजी। वो चिट्ठी मोदी जी को भेजते हैं। मैंने चैतन्य जी को एक चिट्ठी भेजी थी जिस समय मैंने ओशो कुंभ कराया था, कि हमारा विज्ञापन निकालें ओशो कुंभ का। चिट्ठी के साथ साथ पैसे भी मंगा लिए थे मुझसे, 3 महीने के विज्ञापन के फुल पेज। और फिर उसके बाद मेरा वो विज्ञापन नहीं निकाला, ये कह के कि आपका विज्ञापन ओशो जगत की देशना से मैच नहीं खाता, और ओशो कुंभ जो है इसका विरोध होना चाहिए। ओशो तो कुंभ के विरोध में रहे, तो अभी जो कुंभ हो रहा है इसका विरोध करोगे, क्योंकि तुमने मोदी जी को चिट्ठी भेजी। मोदी जी तुम्हें चांद घोड़ देंगे अगर तुमने ये इसका विरोध किया।
लेकिन तुमने मेरा विरोध किया। असल में तुमने ओशो का विरोध किया, और आज तुम लोगों से कह रहे हो कि संगठित हो, इकट्ठे हो। मैं तब लोगों को इकट्ठा कर रहा था। मैं तब कह रहा था कि जितने भी हिंदुस्तान के आश्रम बंद होते जा रहे हैं, मुझे उनकी भी चिंता थी। तुम्हें चिंता है केवल ओशो कम्यून की, क्योंकि कुछ दिन तुमने कहा वहां हराम की रोटियां तोड़ी हैं। चैतन्य कीर्ति, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें चिंता है उसकी, क्योंकि तुमने हराम की रोटियां तोड़ी। हराम की थी, तुम वहां कुछ नहीं करते थे, तुम वहां संपादक बने घूमते थे। तुमने एक दिन ध्यान नहीं किया है। बातें करते हो तुमने एक दिन भी ध्यान नहीं किया ओशो के सामने। तुम्हें तो एक पत्रिका निकालनी थी, ओशो मिल गए, उनकी निकाल दी। अब 4 बातें रट ली, ओशो के जाने के बाद तुम ध्यान भी कराने लगे। सही बात तो यह है, तुम्हें ABCD नहीं मालूम ध्यान की। बातें तुम कितनी कर लो, और मुझसे तो तुम करना मत, कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने 650 किताबें पढ़ी हैं, और मैंने 1 लाख किताबों से ज़्यादा अपने दिल में समाई हैं। तो तुम मेरे लिए बच्चे हो, लेकिन फिर भी आज तुम्हें गाली देने का फिर मन कर रहा है। मेरी चप्पल यहाँ है नहीं जिसका नाम मैंने चैतन्य कीर्ति रखा हो, नहीं वो भी दिखाता। तो कुल मिला के बात यह है चैतन्य कीर्ति, कि तुमने किया क्या है। और जब मैं ये कह रहा था कि इस देश के जो आश्रम खत्म होते जा रहे हैं, छोटे छोटी जगहों पे विचारों ने आश्रम बनाए हैं, क्यों ना एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए कि सारे आश्रमों की मदद हो, हर शहर में ओशो की देशना फैलाने के लिए लोग काम करें। तो तुमने कहा था कि ओशो की देशना में संगठन की जरूरत नहीं। आज की तरह भौंक के इकट्ठी कर रहे हो। मैं इन्हीं शब्दों में तुमसे बात करूंगा, इससे ज्यादा तुम अच्छे हो नहीं। सामने होते तो 2 थप्पड़ भी मारता आज की तारीख में, क्योंकि तुम जैसे के कारण जो है आश्रम बिक रहा है। तुम्हें करोड़ों लोग और लाखों लोग सन्यासी दिखाई देते हैं। चलो एक लेख लिखो, लिखो एक लेख ओशो वर्ड में कि 107 सन्यासी चाहिए जो एक करोड़ रुपए दे देते हो। 107 करोड़ हो जाते हैं, तुम ले लो आश्रम। 107 करोड़ लोग सन्यासी जिनके हृदय में पुलक हो ओशो के प्रेम के प्रति, वो 1 करोड़ दे नहीं दे सकते। तुम्हारे यहां जिसको तुम ओशो वर्ड, ओशो की देशना के नाम पे अलग बना के बैठ गए, क्या ओशो वर्ड में तुम्हारे पास 5-10 करोड़ देने को नहीं है? क्या विनोद खन्ना जो इतना दर्द लिए घूमते थे, क्या उनके पास 100 करोड़ रुपए नहीं थे? हमने तो अपनी हस्ती मिटवाई है, जितने भी थे, जितने करोड़ भी थे, बाप के बर्बादी किए थे। लेकिन तुम्हारे पास तो 107 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती आज के दौर में। होती कोई बड़ी बात होती? ओशो के करोड़ों सन्यासी भिखमंगे 107 करोड़ नहीं इकट्ठे कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम लोग वो हो जो अगर किसी से कह दें कि शिविर का खर्चा ज़्यादा होता है इसलिए हम ज़्यादा शुल्क लेंगे, तो उस पर भी आपत्ति उठाते हो। और अगर निशुल्क रख दें तो कहते थे ओशो की देशना में निशुल्क नहीं था, उस पर भी आपत्ति उठाते हो। तो तुम मादरचोदों के लिए तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा हुआ कि आश्रम बिक रहा। हमारा बजाज के तुम पंखे बन जाओ, फैन, घूमो। बजाज ले रहा है ना, और मैं तो हीटर, तुम पंखे। इतना ज्यादा गुस्सा आती है मुझे तुम लोगों की मूर्ता देख के कि पूछो मत। बहुत लोग मैंने देखा, आज ओशो आश्रम बिक रहा है, बहुत लोगों के मैसेज पड़े होते हैं, ओशो आश्रम नहीं बिकना चाहिए, ओशो आश्रम बिक रहा है, गलत हो रहा है। अखबारों की फोटो कटिंग करके, बड़ी मेहनत करके फोटो खींच के उसके क्राफ्ट काट के डालने में कितना मेहनत लगती है ना। फिर एक उदासी वाला मुंह बना के ओशो आश्रम बिक रहा है। कितना प्रेम है। किसी ने अपनी दुकान नहीं छोड़ी होगी 1 घंटे के लिए भी दुख में। किसी सन्यासी ने नहीं लिखा आओ आज ओशो आश्रम बिकने के दुख में 2-2 पैक हो जाएं।
आश्रम बिकने के दुख में मैं भोजन त्याग करता हूँ, आश्रम बिकने के दुख में मैं अपनी दुकान में आग लगा दूंगा। न क्रांति की बात, न कहीं से कोई आंसुओं की। एक भी सन्यासी, मैं गारंटी से कह रहा हूं, तुम ऐसा नहीं ढूंढ के ला सकते जिसे ओशो आश्रम का बिकने का दुख हो वो लाइव आके रो के दिखा सके। आंसू नहीं निकलेंगे, है ही नहीं, है ही नहीं तुम्हारे अंदर। तुम रोगे क्या, बातें करोगे। अच्छा सा पेन उठाएंगे चैतन्य कीर्ति जी, फिर नहा धो के अपना आराम से सब साफ साफ करके चेहरा अच्छा सा फोटो, फिर एक अच्छे से लेटर पैड पे लिखेंगे। मजनू अगर लैला के तड़प में लिखता है खत तो खून से लिख देता है, जो भी फटा पुराना कपड़ा मिल जाए उसके ऊपर। तुम लेटर हेड छपवाओगे, ऊपर लिखोगे मैं फला फला चैतन्य कीर्ति। क्यों, तुम हो कौन? तुमने कभी मुझे गुरु भाई कह के पुकारा? नहीं, तुमने स्वयं को चैतन्य कीर्ति संपादक ओशो वर्ल्ड, ओशो टाइम्स ऐसा लिखा, तो तुम संपादक ही हो। तुम संपादक थोड़ी ना, तुम संपादक हो, क्योंकि संपादक तो केवल किताब छापता है। तुम संपादक हो, तुम अपने दुखड़े भी झूठे झूठे छापते हो। मेरे खिलाफ तुमने लेख लिखा था, अब एक लेख लिखो कि 107 लोग चाहिए जो 1-1 करोड़ रुपए दान करें। तो मालूम है 107 करोड़ देने वाले भी मिल सकते हैं बहुत आसानी से। ओशो जगत में इतनी मुर्दार नहीं पड़े हैं लोग। लेकिन फिर तुम उन पे प्रश्न उठाओगे, ये होते कौन है उसका मालिक बन के बैठने वाले। और अगर 1-1 करोड़ 107 में दे दिया तो तुम गद्दी पे किसे बैठाओगे, इसके लिए जूता लात रात भर उसको सोच के तुम लोग दुखी होते होगे इसको। अच्छा, मैं उठा रहा हूं, चलो है हिम्मत 107 करोड़ लोग आए और मैं ओशो की तरह दाढ़ी बढ़ा के गद्दी पे बैठूं, है हिम्मत? 107 करोड़ लोग 107 करोड़ पैसे दे दें, 107 करोड़, और उसके बाद मैं बन जाता हूं हेड, ओशो आश्रम चला लेता हूं। डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस नहीं, आई फक टू व्हाइट हाउस बोल दूंगा। लेकिन एक सिस्टम ऐसा बना के जाऊंगा कि दोबारा उसको बिकने की जरूरत नहीं होगी, इतना वादा करता हूं। तरकीब छोड़ूंगा। जब मैं अपना स्वप्न तुम्हें छोड़ूंगा तो स्वप्न की रक्षा कैसे की जाती है वो भी बता के छोड़ूंगा। अब तुम कहोगे ये देखो आदमी, ये साला अहंकार ही है, देखो ऐसे बोलता है, अहंकार की भाषा बोलता है कि तो ओशो से भी बड़ा है, ओशो का भी बाप है। रिवर्स गियर में सोचो तो पुत्र बाप ही होता है, पुत्र बाप ही होता है, क्योंकि पुत्र के पास जेनेटिक रूप से बाप से ज्यादा नॉलेज होती है। तो यहां ओशो जगत में और धर्म जगत में शरीर की उम्र से बाप तय नहीं होता, यहां अनुभव की उम्र से बाप तय होता है। और अनुभव में मैं ओशो से ज्यादा हूं, क्योंकि उनसे आगे हूं, और मुझसे आगे जो आएंगे वो मुझसे आगे होंगे। अगर मुझसे नीचे रह गए ना तो मैं जूते खुद मारूंगा कि तुम साले मेरे औलाद हो ही नहीं, आस पड़ोस ही कोई आके खेल गया हो। लेकिन तुम लोग तो ना, कोई हिम्मत की बात कह दे तो उसकी टांग घसीटने लगते हो, और जब खुद की कोई टांग कोई घसीटता है तो बचाओ बचाओ। अभी ओशो आश्रम तुम्हारा जा रहा है तो दर्द हो रहा है, मुझे तो खुशी हो रही। अच्छा हुआ बिक गया, अब वो मेरे पास आएंगे, सखा परिवार। हो गया काम शुरू। अब चैतन्य कीर्ति लेख लिखो कि ओशो आश्रम तो बिक गया, सखा के पास कोई मत जाना। लिखोगे? तुम्हें इतनी हिम्मत भी नहीं। लेकिन विश्वास मानना, अगर मैं जिंदा रहा 50-60 साल और, मुश्किल है,
वैसे अगर लड़कियां ऐसे प्रेम करती नहीं तो जिंदा रह भी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा और मेरे जीते जी मैंने कुछ पैसों की व्यवस्था गांठ ली, तो मैं इस आश्रम को वापस खरीद के दिखाऊंगा तुम्हें। मैं बाजार से वापस खरीदूंगा इस आश्रम को। मुझे नहीं चाहिए 107 लोग भी। मैं अपनी दिमाग की क्षमता पे यकीन रखता हूं। नहीं लूंगा रोल्स रॉयल, क्या हो गया? अब भाई 100 रोल्स रॉयल लेनी पड़ेंगे ओशो के चक्कर में। अब 10 करोड़ की एक आ रही इस समय। अब अगर 100 लिया तो 1000 करोड़ हो गए। मैं 1000 करोड़ में आश्रम वापिस ले लूंगा और फिर आश्रम में बैठ के हीरे की टोपी लगा के दाढ़ी बढ़ा के और 100 रोल्स रॉयल गिफ्ट मांग लूंगा। सो सिंपल, धंधा चोखा। तुम लोग अगर चाहते कि इसको बचाया जा सकता तो तुम लोग कुंभ का साथ देते। आज जो कुंभ चल रहा है इसमें एक ओशो का स्टॉल लगता, बढ़िया वाला। लाल कपड़ों में सन्यासी वहां इकट्ठे होते, नाचते, कृष्णा की बात करते। जिस समय कुंभ हुआ था मैंने 3 मूलभूत समस्याएं उठाई थी और 3 मूलभूत समस्याओं के तहत उस कुंभ का आयोजन करवाया था कि आप सब सपोर्ट करेंगे तो 3 समस्याओं से मैं लड़ूंगा। पहली समस्या थी कि ओशो की देशना को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है इन लोगों द्वारा, एक तो सन्यासी बर्बाद कर रहे, वो अलग बात है, वो फिर किसी दिन उस पर एक अलग से लेक्चर। लेकिन एक जो बर्बाद किया जा रहा है दूसरों के द्वारा, इसके प्रति संगठन अभी से बनाओ ताकि लड़ सकें। दूसरी मेरी चिंता थी कि केवल आश्रम ही नहीं, छोटे मोटे ध्यान केंद्र और आश्रम जो बर्बाद हो रहे हैं उनको भी बचाने के उपाय किए जाने चाहिए। और तीसरी मेरी सबसे बड़ी चिंता थी कि ओशो के इस जगत में वास्तव में बहुत से प्यारे हैं जो कोनों में छुपे बैठे हैं, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है। उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाने की ज़रूरत है कि तुम आओ, तुम छुपे क्यों बैठे हो। और इनको सम्मान देने की ज़रूरत है ताकि ये लोग सही तरीके से देशना को आगे बढ़ा सकें। लेकिन देशना बढ़ाने का मतलब तुमने समझ लिया, हू करना, किताबें बेचना। ये ओशो की देशना नहीं। मैं तुमसे कहता हूं ओशो आश्रम बिक जाए, सारे ओशो सन्यासियों का ज़मीर बिक जाए, सारे ओशो सन्यासियों की मालाएं, कपड़े, घर गृहस्थी सब बिक जाए, लेकिन ना तो मेरा ज़मीर कोई खरीद सकता, ना मेरा ओशो के प्रति कोई प्रेम खरीद सकता, और ना जब तक मैं जिंदा हूं मुझे कोई काम करने से रोक सकता। मैंने ओशो को अपने काम में जिंदा रखा है। मैंने ओशो को अपने यहाँ फोटो लगा के जिंदा रखने की कोई कोशिश नहीं की। ना ही मुझे कोई किताबें उनकी रख के उन्हें जिंदा रखना है, ना ही उनके कैसेट बेच के मुझे उन्हें जिंदा रखना है। उसका एक कारण है। मैं कई बार एक बात कहता हूं कि हमारे एक स्वामी जी थे बुजुर्ग, अभी वो नहीं हैं और हैं भी। तो एक दिन वो और अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए और उनकी पत्नी अचानक थोड़ी आंसू आ गए और कहने लगे कि अब तो हम लोग चूक गए। चूक गए का भाषा है कि खत्म हो गए, उम्र हो गई, अब हम लोग खत्म हो गए, अब कुछ नहीं बचा। तो स्वामी जी ने बड़े हल्के से उससे कहा कि पागल, तू चूकी नहीं, तू फैल गई। तू पहले एक शरीर में थी, फिर तेरे बच्चे हुए, फिर एक बच्चा देख कहाँ इटावा में है, एक बच्चा देख बरेली में है, एक बच्चा देख कहाँ है, तो तू फैल गई, तो इन बच्चों में फैल गई। तो मैं आपसे कहता हूं कि मैंने ओशो को चुकने नहीं दिया, ओशो को फैलाया, अपने में फैलाया और अपने मार्फत औरों में फैला रहा हूं। मेरे लिए ओशो कभी भी शरीर थे ही नहीं। जिनके लिए ओशो शरीर थे उनके लिए अब लाश हो गए। मेरे लिए वो विचार थे और वो सदा पल्लवित है और फैल रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, बिकने का ओशो कारण जो है, कम्यून बिकने का कारण है वहां के अंदर बैठे लोगों से ज्यादा वो सन्यासी
जो बाहर घूम रहे हैं और नपुंसकता को उपलब्ध होके कहते हैं महान सन्यासी, ये कारण है। दूसरी जो बात है वो ये है, मेरे तरीके से अगर नियमों की बात कहें तो जिसका भी आश्रम है वो चाहे रखे बेचे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। अगर किसी को दुख है तो दुख व्यक्त करके हमें बताओ ना, चिट्ठियां लिखने से दुख व्यक्त नहीं होता। और रही बात समाधान की, तो समाधान 2-3 हैं। 107 करोड़ रुपए इकट्ठे करो और बजाज वालों को दो और ले लो। दूसरी चीज है, हिम्मत करो, चलो एक कुंभ कर लेते हैं वहां पे, सारे देश के सन्यासी चलो पूना की एक रैली निकालो, पूना आश्रम के गेट पे पहुंचो। करोगे? नहीं करोगे। कोई कहेगा कोरोना है स्वामी जी, कोई कहेगा बच्चों के पेपर है स्वामी जी, कोई कहेगा दुकान खोलनी है स्वामी जी। मां चुदाओ, मुझे कोई परवाह है। और तीसरी बात, बचाने का एक और ढंग है अभी भी, और वो ढंग सर्वोत्तम है। वो उन दोनों ढंगों से बेहतर है। 107 करोड़ रुपए इकट्ठे करके बचाने से बेहतर, पूना जाके भीड़ इकट्ठी करने से बेहतर है। सखा आश्रम आओ। फिर पुकारा रजनीश ने, हुआ शशांक अब नाम।